नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एवरीथिंग पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे कि कैसे इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना करी और यह विश्वविद्यालय का विस्तार कहां से कहां तक फैला है और किन किन राजाओं ने इसके निर्माण के लिए योगदान किया है और किसने इस महान विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे और इस विश्वविद्यालय की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं शती में जब हेनसांग आया था उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1,510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। यहाँ पर एडमिशन के लिए 4 द्वार होते थे। चारों गेट के आगे द्वारपाल या फिर द्वार पंडित खड़े होते थे और यहाँ जो भी देश विदेश से आते थे उन लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता था, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर 10 में से 3 क्वेश्चन आपने सही बता दिए तो आपका विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाता था। एडमिशन होते ही यूनिवर्सिटी फ्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता था, जिसमें रहना, खाना पीना और पुस्तकें आपको दी जाती थी। यहाँ पर 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। यहाँ कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। यहाँ पर आपने एक बात जरूर सोची होगी कि जो विश्वविद्यालय था वह 10,000 छात्रों के लिए इतने सारे खाने पीने और रहने, इतने सारे खर्चों की व्यवस्था कैसे किया करता था। जो समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देख रेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। और इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे।
7वीं सदी में हैनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। 13वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः अंत हो गया। मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृतांतों से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमणों से बड़ी क्षति पहुंची। तारानाथ के अनुसार तीर्थकों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी इस विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा। इस पर पहला आघात हुन शासक मिहिरकुल द्वारा किया गया। 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। बख्तियार खिलजी ने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इस इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले ही दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है, नालंदा की हजारों या लाखों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ज्ञान विलुप्त हो गया, जो आज दुनिया के लिए कितना काम आता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।